नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो आपके हिंदी का जो स्किल कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे, बीए फोर्थ सेम का। अब आपका सब्जेक्ट का नाम है वो है रंग आलेख एवं रंगमंच। अब रंग आलेख क्या होता है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रंग आलेख और फिर बात करेंगे रंगमंच के बारे में। तो रंग आलेख का मतलब क्या होता है? रंग आलेख का सामान्य मतलब ये होता है कि ऐसी सामग्री जिसको अपने लिखा गया और मंच पर अपन क्या करें, तैयार करें। ऐसी सामग्री जो अपने लिखी गई है और उसको अपन क्या करें, मंच के ऊपर क्या करें, किसी के सामने साझा करें, या फिर उसको जैसे कि हमने कोई नाटक लिखा है लिखित रूप में और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना, यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है रंग आलेख। अब अपन इनके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी एग्जाम स्कीम की बात करें तो आपके 3 इकाई है। 3 इकाई में से आपके कुल कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। यानी कि औसत मानो हर इकाई से 3 प्रश्न आएंगे। पहली इकाई से 3 प्रश्न, दूसरी से 3 और तीसरी से 4 प्रश्न। तो प्रश्न आए 10, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, ये हो गए आपके 20 अंक। दूसरा ये है कि पहले तो कहा गया था कि अ, एक 20 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा और 3 प्रश्न आएंगे। एक 20 अंक का प्रश्न आएगा और 3 प्रश्न आएंगे, 60 अंक होंगे। और अभी कहा गया है कि आपके कुल 9 प्रश्न बड़े आएंगे। कितने आएंगे? 9। इसमें से आपको कितने करने हैं? आपको करने कोई 6। आपको कितने करने हैं? 6। और एक प्रश्न कितने अंक का है? तो एक प्रश्न है 10 अंक का। तो ये आपके हो गए 60 अंक। यानी कि प्रत्येक इकाई से 3 प्रश्न बड़े आएंगे और 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। अब अपन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपके पहला प्रश्न है कि नाटक का अर्थ एवं स्वरूप बताते हुए इसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। यानी कि नाटक क्या होता है? नाटक क्या होता है, इसका अपन को अर्थ बताना है और स्वरूप बताते हुए इसकी परिभाषा बतानी। तो नाटक का जो उत्पत्ति हुई है ये नट धातु से हुई है। कौन सी धातु से? नट धातु से। और इसका मतलब होता है अभिनय करना। क्या करना? अभिनय। अर्थात अपने जो भी अपनी कला है उसको क्या करना? प्रस्तुत करना। तो देखिए, नाटक शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी धातु से हुई है? नट धातु से हुई। कौन सी धातु? नट धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। क्या करना? अभिनय करना। यानी कि नट का मतलब क्या होता है? अभिनय करना, या अपने जो मन के भाव है, भावों को क्या करना? प्रस्तुत करना या व्यक्त करना। तो या भावों को क्या करना? प्रदर्शन करना। नाटक साहित्य का वो दृश्य रूप है। नाटक साहित्य का कैसा रूप है? दृश्य रूप है। जैसे मैंने नाटक लिखा, इसके बाद में जब अपन अभिनय करेंगे एक मंच के ऊपर, जब आप उसको देखोगे तो वो कैसा रूप कहलाएगा? दृश्य रूप कहलाएगा। दृश्य रूप है जिसे मंच पर देखकर और सुनकर आनंद प्राप्त होता है। नाटक है वो कैसा एक रूप है? दृश्य रूप है, जिसको देखकर मन में क्या होता है? खुशी का भाव होता है और जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और नाटक की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? नट धातु से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? अभिनय करना या अपने भावों को क्या करना? प्रकट करना। इसमें जीवन की विभिन्न स्थितियों, घटनाओं और पात्रों के अभिनय और संवादों के माध्यम से दर्शकों के सामने जीवंत किया जाता है। यानी कि इसके माध्यम से हमारे समाज में किस प्रकार की समस्या है, समाज में क्या बदलाव करनी है, ये सारा का सारा एक नाटक के माध्यम से बताया जाता है। हम सामान्य ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारे महान कवि हुए, बहुत सारे लेखक हुए। उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की वो सारी की सारी उसमें इन्होंने बहुत सारे अपनी जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग की है। जैसे कि प्राचीन समय में जब अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज देश में आए तब भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। तो उस समय एक रचना की गई थी, नाटक लिखा गया था, भारत दुर्दशा। यानी कि भारत की दुर्दशा कैसी है? स्थिति खराब है। बाकी जैसे कि आषाढ़ का एक दिन, इसमें मोहन राकेश जी ने कालिदास और जो मल्लिका थी उसके बारे में बताया है कि उनका दोनों का किस प्रकार से प्रेम होता है। इसके अंदर 3 अंग लिखे गए हैं। फिर उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग नाटक के माध्यम से विचारों को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। और नाटक है ये अपने नट धातु से उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है अभिनय करना। अगला दूसरा प्रश्न है, एकांकी और नाटक का मुख्य अंतर क्या है? अब देखिए, एक होती है एकांकी और दूसरा होता है नाटक। तो एकांकी का मतलब सीधा है एक अंक। एकांकी के अंदर एक अंक होता है और नाटक के अंदर ज्यादा अंक होते हैं। तो अब आपके मन में विचार आएगा, अंक क्या होता है? तो यानी कि जीवन के कोई पर्टिकुलर एक हिस्से के बारे में बात की जाती है तो वो होती है एकांकी। और जीवन के बहुत सारे हिस्सों के बारे में, एक से ज्यादा हिस्सों के बारे में, या एक से ज्यादा सालों के बारे में, या एक से ज्यादा जो जीवन के हिस्सों के बारे में बात की जाती है, उससे अपन कहते हैं नाटक। यानी कि जीवन के कोई एक पर्टिकुलर एक जैसे कि मैं पैदा हुआ, उसके बाद में मैं ननियाल गया, बुआ के घर गया। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते, और मैं एक ननियाल गया, एक बुआ के घर गया और एक मैं ताऊ जी घर गया। तो एकांकी का मतलब सिर्फ मेरा एक भाग बताएंगे, जैसे बुआ के घर गया। जबकि नाटक के अंदर मेरे जितने भी अंक है वो सारे बताएंगे, वो जितना बताना चाहते उतना। तो देखिए, एकांकी और नाटक में मुख्य अंतर ये है कि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक। और इसमें जीवन की
किसी एक घटना या पहलू के बारे में चित्रण होता है। यानी एकांकी में हमारे जीवन की किसी भी एक जो विशिष्ट घटना होगी उसके बारे में वर्णन किया जाएगा, जबकि नाटक में कई अंक होते हैं, यानी कि ज्यादा घटनाएं होती है। इसमें संपूर्ण जीवन की विस्तृत कथा के साथ साथ अन्य सहायक कथाएं भी शामिल होती है। जीवन की एक कथा नहीं, इसके साथ में अन्य और भी कथाएं होती है, वो भी क्या होती है, शामिल होती है। तो पहले अपन ने पढ़ा नाटक, नाटक जो कि नट धातु से उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब अभिनय करना, और नाटक किसी व्यक्ति के मन को खुश करता है। दूसरा अपन ने प्रश्न के बारे में बात की, इसका एकांकी और नाटक में अंतर। एकांकी और नाटक में अंतर हमने ये पढ़ा कि एकांकी के अंदर एक अंक होता है और नाटक के अंदर ज्यादा अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक और टीवी नाटकों के अंदर मुख्य अंतर क्या है। अब रेडियो नाटक और टीवी नाटकों के अंदर अंतर क्या है, तो देखिए दो चीजें हमारे सामने सीधी स्पष्ट है। रेडियो नाटक में क्या होता है, सामान्य उन चीजों को हम किसी भी नाटक को सिर्फ सुन सकते हैं, जबकि टीवी नाटक में सुनने के साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये इसका मुख्य अंतर है। रेडियो नाटक केवल सुना जाने वाला माध्यम है। रेडियो नाटक कैसा है, सिर्फ सुना जाने वाला, केवल उनको अपन क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें दृश्य का अनुभव संवादों, संगीत और ध्वनि प्रभावों से होता है। यानी कि अपन उन चीजों को सुन सुन के अपने मन में दृश्य भाव लेके आ सकते हैं कि राम गड्ढे के अंदर गिरा, तो अपन ने बात सुनी, फिर अपन मन में एक इमेजिन करेंगे, चित्र बनाएंगे कि हाँ एक गड्ढा है, उसके अंदर राम गिरा। जबकि टीवी में ऐसा नहीं था, टीवी में सारी चीजें अपन को दिखाई जाती है। इसके विपरीत टीवी नाटक एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसके अंदर दृश्य देख भी सकते हैं और श्रव्य यानी सुन भी सकते हैं, जिसमें संवादों के साथ साथ पात्रों के चेहरे का भाव, वेशभूषा, प्रकाश और दृश्य सीधे पर्दे पर दिखाई देता है। यानी कि टीवी वाले में अपन बात करें तो इसके में अंदर हमें जो भी पात्र है जो अभिनय कर रहे, उनके जो चेहरे का भाव है, उनकी किस प्रकार की वेशभूषा है, उनका क्या रहन सहन है, वो सारा का सारा हमें इसके माध्यम से पता चलता है। जबकि रेडियो में हमें ये पता नहीं चलता है, क्योंकि रेडियो सिर्फ कैसा है, सर्वे माध्यम है, और जबकि टीवी कैसी है, सर्वे और दृश्य दोनों माध्यम है। इससे पहले अपन ने नाटक और एकांकी की बात की, तो उसके अंदर एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में ज्यादा अंक होते हैं, और नाटक है वो जो धातु से बना है या उसकी शब्द की उत्पत्ति उस धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है अभिनय करना। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रंगमंची योगदान उनके नाटकों की समीक्षा कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक जो हिंदी साहित्य में अपन बात करें तो रंगमंच में इससे पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितामह। यानी कि इन्होंने जो हिंदी में जो रंगमंच को एक नई दिशा दी है, वो सभी जितने भी लेखकों ने दी उन सभी से क्या है, परे है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। अब क्यों, क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार की जैसे कि रचनाएं की, जैसे अपन ने पहले ही बात की थी भारत दूरदर्शा, यानी कि भारत की किस प्रकार से दूरदर्शा थी आजादी के समय, उसमें ये भारत माँ का एक चित्र के रूप में बताते हैं कि भारत माँ की आज भी लोग है वो भारत माँ को इतना समर्थन नहीं दे पा रहे, भारत माँ को आज आजाद नहीं करवा रहे, भारत माँ जो हमारे लिए बहुत कुछ है वो आज अपना जो सब कुछ लुटा के बैठी है, वो उसके ऊपर कोई तरस नहीं खा रहा है। इस प्रकार से इन्होंने भारत दूरदर्शा में बताया। इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी में इन्होंने बताया कि यदि कोई राजा है वो उसका नेतृत्व तो अच्छा नहीं होगा, तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो सेवक होंगे, उसकी जनता होगी, उसके ऊपर पड़ेगा। अर्थात एक राजा का किस प्रकार से एक अच्छा होना चाहिए, यदि एक अच्छा राजा नहीं होगा तो पूरे एक साम्राज्य का किस प्रकार से नष्ट हो सकता है। तो देखिए उन्होंने लोक नाट्य शैलियों और पश्चिमी नाट्य कला का सुंदर मेल किया। उन्होंने कैसे, उन्होंने लोक नाट्य शैलियों में पश्चिमी नाट्य कला इसका क्या किया, समन्वय किया, इनको साथ में जोड़ा है। उन्होंने उनके नाटक कौन से, भारत दूरदर्शा, किनके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अंधेर नगरी रंगमंच का पर आसानी से खेले जा सकते, आसानी से खेले जा सकते का मतलब इनका अच्छी तरीके से आसानी से अभिनय किया जा सकता है। भारत दूरदर्शा पर कोई भी अच्छी तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकता है, अंधेर नगरी पर अपनी अच्छी तरीके से कोई प्रस्तुति दे सकता है। इनके समान सरल, यानी कि इनकी जो रचना है वो बहुत ज्यादा सरल भाषा में, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रकट कर सकता है, कोई भी चीज को आसानी से समझ सकता है। प्रभावशाली और सामाजिक चेतना जगाने वाले, यानी कि इनके जो नाटक में एक सामाजिक चेतना अर्थात एक नवाचार है, जिससे लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिले। इसके साथ में उनके जो नाटक है वो प्रभावशाली है। प्रभावशाली का मतलब उनका कोई ना कोई प्रभाव बना रहता है, लोगों को बातें सुनने पर क्या आता है, दबाव आता है कि वास्तव में यदि एक राजा अच्छा नहीं होगा तो उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया है। यदि
भारत की दुर्दशा है तो भारत लोग है वो सोचने पर क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रचना की है, जिससे लोगों को एक नई क्या मिले, सामाजिक चेतना मिले, ये जागरूक हो। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उनके बारे में बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अपन ने बात की। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रंगमंची यानी उन्होंने किस प्रकार की कोई ऐसी क्या रचना की है, नाटक वगैरह लिखी है जिससे उनको खेला जा सके रंगमंच पर, तो उन्होंने भी बहुत सारे लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गुरुस्वामिनी, इस प्रकार से। और यदि आपने 12th क्लास पढ़ी है तो उसके अंदर एक आरो किताब थी, आरो किताब में उनके जो नाटक होते हैं उसके बारे में बताया होता है कि वो उसके जो चंद्रगुप्त होता है उससे प्रेम करता है, उसके बाद वो शादी नहीं करती है, इस प्रकार की घटनाक्रम कुछ होता है। तो जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के प्रमुख लेखक हैं, यानी कि इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से नाटक लिखी। इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये लिखे, परंतु इनकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा जटिल है, अर्थात इनको हर किसी के खेलना बस की बात नहीं है। उसके बाद में इन्होंने ध्रुवस्वामी ने लिखा, ये इन्होंने सबसे अंत में लिखा था और इनका ये नाटक सबसे छोटा था। तो ये जब चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ऐसे कठिन नाटक लिखे, उसके बाद में इनको पता चल गया कि मेरे ये नाटक है ये थोड़े अच्छे प्रभावशाली नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो नाटक लिखने शुरू किए थे वो एक शॉर्ट में और अच्छे लिखने शुरू किए, जिससे लोगों को एक मतलब आसानी से समझ में आ जाए। तो उनके प्रमुख नाटक कौन से? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी है, किसके? जयशंकर प्रसाद के। यद्यपि उनके नाटकों में कठिन भाषा और अधिक दृश्यों के कारण मंचन थोड़ा कठिन माना गया। यानी कि इनके जो जितने भी नाटक है इनके अंदर जो दृश्य है, यानी कि पात्र ज्यादा है, पात्र ज्यादा है, और इनकी भाषा है वो कैसी है? कठिन है। इसलिए इनके जो जितने भी नाटक है उनको क्या माना गया है? कठिन माना गया है। लेकिन ध्रुवस्वामिनी नाटक रंगमंच और मंचन की दृष्टि से पूरी तरह व्यवहारिक और सफल रहा। यानी कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये इतने प्रभावशाली नहीं रहे, ये इतने प्रभावशाली नहीं रहे, जबकि जो ध्रुवस्वामी था ये सबसे छोटा है और अंत में लिखा गया, और इसलिए ये क्या रहा है? ये प्रभावशाली रहा। ये क्या रहा है? प्रभावशाली रहा है। यानी ये इतने सारे इन्होंने लिखे, उसके बाद में ये क्या हो गए थे? सीख गए थे। यानी कि इन्होंने अपनी चीजों में क्या कर दिया? अपडेट कर दिया था। उसके बाद में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का रंगमंची महत्व बताइए। यानी कि मोहन राकेश जी ने जो लिखा है आषाढ़ का एक दिन, इसका जो रंगमंची जो महत्व है उसको अपन को क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो देखिए मोहन राकेश जी के आषाढ़ का एक दिन में अपन ने बात की थी, जो तुलसीदास है और इसके साथ में जो मल्लिका है उनके बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से तुलसीदास और मल्लिका एक दूसरे के लिए इंतजार करते हैं, किस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो अपनी स्थिति परिस्थितियों में अनुकूल नहीं रहता है। एक समय एक व्यक्ति किसी के साथ रहता है, उसके बाद में कुछ सालों बाद वो बिछड़ जाता है स्थितियों के कारण, फिर वापस उसके साथ मिलता है। यानी कि तो जीवन के संघर्षों के बारे में बताया गया है। और ये नाटक बहुत ही अच्छी तरीके से लिखाया गया है, और उसको एक कमरे के अंदर अपन इस नाटक का अभिनय कर सकते हैं, अच्छी तरीके व्यक्त कर सकते हैं, और इसके अंदर सामग्री है वो भी बहुत कम प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि ये नाटक बहुत शॉर्ट और सटीक और अच्छा लिखा गया है। तो मोहन राकेश है आधुनिक हिंदी रंगमंच के सबसे सफल नाटककार है। कैसे नाटककार है? सफल नाटककार है। उनका नाटक आषाढ़ का एक दिन इंसान के अंत द्वंद, यानी कि अंत के जो उनके मन के अंदर जो द्वंद है और बदलते रिश्तों को दिखाता है, यानी कि लोगों के मन में किस प्रकार की समस्या है इसके बारे में बताता है। कम मंच सामग्री, यानी कि इनके जो मंच में सामग्री है वो कैसी चाहिए? कम चाहिए। एक ही दृश्य का ढांचा और सुस्त संवादों के कारण ये नाटक रंगमंच पर खेलने के लिए बेहद आसान और असरदार है। यानी कि इसके अंदर कम दृश्य है, कम लोग है, कम पात्र है, तो आसानी से कम समय में खेला जा सकता है। अगला प्रश्न, अभिनय के प्रमुख प्रकार कौन से और संक्षेप में बताइए। अभिनय अपन करते, यानी कि अपन नाटक वगैरह कोई अपनी जो विचार है उनको मंच के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे अभिनय कहते हैं। इसके अब 4 प्रमुख प्रकार कौन से वो बताना है और इसको संक्षेप में समझाना है। तो देखिए जब भी अपन कोई भी अभिनय करे तो उसके जो प्रमुख जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है आंगिक। कौन सा होता है? आंगिक। तो अभिनय के प्रमुख प्रकार कौन से? 4। पहला है आंगिक। कौन सा है? आंगिक, जो अपने शरीर के अंगों द्वारा किया जाता है। शरीर के अंगों से अपन अपनी जो कला है उसको क्या करते? प्रस्तुत करते। दूसरा है वाचिक। क्या है? वाचिक, जो अपन अपनी
आवाज में उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, संवाद के माध्यम से अपनी बातों को क्या करते हैं, बताते हैं। तीसरा है वो है आहार्य। क्या है आहार्य? आहार्य मतलब अपने जो वेशभूषा है या फिर अपना मेकअप वगैरह है, अपना जो चेहरा वगैरह, इसके बारे में बताता है। तो पहला कौन सा आंगिक, जो अपने अंग के बारे में बताता है। दूसरा कौन सा वाचिक, जो अपन उत्तर प्रत्युत्तर करते एक दूसरे से संवाद करते हैं, उसके बारे में बताता है। और तीसरा आहार्य। आहार्य मतलब अपने मेकअप वगैरह, अपने चेहरे के हाव भाव, चेहरे के बारे में बताता है। और चौथा है वो है सात्विक। सात्विक जो अपने चेहरे के बारे में, अपने आत्म भाव के बारे में बताता है, और उसके माध्यम से या हमें हंसी आएगी या अपने को रुदन होगा, जो वास्तविक भाव होगा वो आएगा। तो पहला आंगिक जो अपने अंगों की हलचल बताता है, दूसरा वाचिक जो अपने आवाज को उतार चढ़ाव के माध्यम से बताता है, तीसरा आहार्य जो अपने मेकअप और चेहरे के वेशभूषा के बारे में बताता है, और चौथा है सात्विक जो अपने असली भाव जैसे आंसू है, कंपी है, इसके बारे में बताता है। तो अभिनय के कितने प्रकार है? 4 है। पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। अगला प्रश्न, रंग स्थापत्य और रंग सज्जा से क्या अभिप्राय है? रंग स्थापत्य और रंग सज्जा। तो रंग स्थापत्य का मतलब होता है कि कोई भी अपन जब अभिनय करे तो उसके अंदर बाहरी जैसे कमरा है, उसके अंदर रंग है, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें, जो टेबले वगैरह, ये सारी बड़ी बड़ी जो चीजें अपन करते उसको अपन कहते हैं रंग स्थापत्य। जबकि उसके अंदर छोटे छोटे जो ट्यूटोरियल अपन को जो छोटी छोटी सामग्री चाहिए, छोटी सी जो चीजें चाहिए, उसको अपन कहते हैं रंग सज्जा। क्या कहते हैं? रंग सज्जा। तो रंग स्थापत्य का अर्थ है मंच की बुनियादी ढांचा तैयार करना। यानी कि रंग स्थापत्य का मतलब है कि मंच के अंदर अपन को बुनियादी प्रमुख चीजें कौन सी चाहिए, वो तो होनी ही होनी चाहिए, तो उसको अपन कहते हैं रंग स्थापत्य। जैसे दीवारें, अपन जब यदि कोई अभिनय कर रही है तो उसके अंदर दीवारें होनी चाहिए, दरवाजा होना चाहिए, सीढ़ियां होनी चाहिए, जो नाटक के समय समय पर स्थान का एहसास कराती है। यानी एक ही कमरा होगा तो जब गेट ही नहीं खुलेगा तो अपन को किस प्रकार से एक गेट का दूसरे कमरे में आने जाने का या कुछ भी अपन को भाव नहीं होगा, सीढ़ियों ऊपर जाने का। तो रंग स्थापत्य का मतलब है कि उसके अंदर मूलभूत जो बुनियादी चीजें वो होनी चाहिए, उसके बारे में अपन को बताना है, तो वो कहलाता है रंग स्थापत्य। दूसरा है रंग सज्जा। रंग सज्जा का मतलब उसके अंदर छोटी छोटी जो चीजें होती है वो, जैसे मंच पर रखी जाने वाली छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे मेज है, कुर्सी है, बर्तन है, और जो दृश्य को वास्तविकता बनाती है। अगला प्रश्न, अगला है रंग निर्देशन का क्या नाटक में महत्व होता है? रंग निर्देशन होता है, इसका नाटक में क्या महत्व होता है? तो रंग निर्देशन, जब रंग निर्देशन होता है, इसके माध्यम से जो नाटक है वो अपना क्या बनता है? जीवंत बनता है। क्या बनता है? जीवंत बनता है। तो देखिए, रंग निर्देशन नाटक का मुख्य संचालक होता है। वो लेखक के लिखे हुए नाटक को मंच पर जिंदा करता है। अब देखो, लेखक ने नाटक लिख दिया, पर इसके रंग निर्देशन से क्या होगा? वो वास्तव में क्या लगेगा? अपन को जिंदा लगेगा। कैसा लगेगा? जिंदा। क्योंकि इस प्रकार से उसकी जो प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वो लोगों को लगे कि ये चीज क्या हमारे सामने वास्तविक हो रही है। वो कलाकारों के अभिनय, रोशनी, आवाज, संगीत और मंच की सजावट के बीच सही तालमेल बनाकर नाटक को दर्शकों तक पहुंचाने में काम करता है। यानी कि जो रंग निर्देशन होगा, इसमें आवाज कम है, ज्यादा है, उसको बढ़ाना या कम करना, अपने मन के भावों को किस प्रकार से व्यक्त करना, अपनी वाचन को किस प्रकार से करना, अपने जो एक्टिंग है उसको किस प्रकार से करना, ये सारा का सारा, लाइट कम करनी, ज्यादा करनी, कहाँ पर हंसाना, कहाँ पर मुस्कुराना, ये सारी चीजें रंग निर्देशन के माध्यम से सफल होती है। और रंग निर्देशन के माध्यम से एक इस प्रकार से कोई भी चीज प्रस्तुत की जाती है जिससे कोई व्यक्ति को हर एक चीज आसानी से समझ आती है और उसको लगता है कि ये घटना मेरे सामने हो रही है। अगला, शौकिया मंच और व्यवसायिक मंच में क्या अंतर है? पहला है शौकिया मंच और दूसरा है व्यवसायिक मंच। इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, शौकिया मंच वो मंच होता है जिसके अंदर कोई व्यक्ति कोई भी यदि अभिनय कर रहा है तो वो अपने शौक के लिए या तो कर रहा है या फिर समाज सुधार के लिए कर रहा है। दूसरा व्यवसायिक का मतलब है जिसके अंदर अपन को आय प्राप्ति हो। तो देखिए, शौकिया मंच कला के प्रति प्रेम, समाज सुधार और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए चलाया जाता है। यानी कि शौकिया मंच में अपन क्या करते हैं? सिर्फ अपन अपने शौकों के बारे में या फिर समाज सुधार के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि शौकिया मंच का किसी भी प्रकार का कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। व्यवसायिक मंच व्यापार के रूप में चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य टिकट बेचकर पैसा कमाना और दर्शकों का मनोरंजन करना होता है। और व्यवसायिक का मतलब होता है इसके अंदर टिकट बेची जाती है और दर्शक टिकट खरीदेंगे और इससे क्या होगी? पैसे आएंगे। अगला प्रश्न, अब आपके आ जाते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक इकाई से तीन इकाई है, 9 प्रश्न आएंगे
आपको प्रत्येक इकाई से 2 3 में से करनी है। आपकी कुल इकाई है 3, तो प्रश्न हो गए 6, एक प्रश्न 10 अंक का, 6 प्रश्न आपके 8 अंक के। ये आपका फॉर्मेट है। अब देखिए, नाटक का अर्थ, स्वरूप और इतिहास बताते हुए इसके शास्त्रीय एवं आधुनिक विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। नाटक का अर्थ क्या है, नाटक का स्वरूप कैसा है और इसका इतिहास बताना है, और इसके शास्त्रीय और आधुनिक विकास के बारे में बताना है। तो देखो, नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना, नृत्य करना या भाव व्यक्त करना। अपन ने पहले ही बात की है इसके बारे में। नाटक साहित्य की वो दृश्य विधा है जिससे मानव जीवन के विविध रूपों, संघर्षों और संवेदनाओं को मंच पर पात्रों के अभिनय, वेशभूषा और संवादों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रस्तुति दी जाती है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसे पंचम वेद माना है। यानी कि भरत मुनि ने जो अपना जो एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है ग्रंथ का नाट्य शास्त्र है, उसके अंदर नाट्य को उन्होंने क्या कहा है, पंचम वेद। वेद 4 है, तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि 5वां वेद है। नाटक एक 5वां वेद है जो अपने किसी भी व्यक्ति के मन के भावों को बताता है, उसकी अभिव्यक्ति बताता है, और दृश्य रूप में किसी भी समाज के अंदर घटना घटित होने वाली समाज की अच्छाई या बुराई अपन नाटक के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये कैसा है, दृश्य माध्यम है, और रेडियो से अपन सुनते हैं तो वो सर्वे माध्यम होता है। अब देखिए, नाटक का इतिहास एवं विकास क्रम। पहला है शास्त्रीय एवं प्राचीन काल। भारतीय नाटक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। भास, कालिदास, शूद्रक और भवभूति जैसे महान संस्कृत नाटककारों ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम जैसी रचनाएं दी। अब देखो, यानी कि इन्होंने जो भारत का नाटक है इतिहास, ये कोई आधुनिक ऐसा नॉर्मल सा नहीं है। इसमें भास है, तुलसीदास है, भरत मुनि है, शूद्रक है, भवभूति है, इन ऐसे बहुत सारे महान जो व्यक्ति है, इन्होंने नाटकों के माध्यम से हमारी जो इतिहास था या हमारा साहित्य क्या क्या बेहतर बनाया। इन्होंने कौन कौन से, एक अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम जैसी रचनाएं हमें दी है, जो बहुत ज्यादा अपने आप में महान है। अब यानी कि ये तो रहा शास्त्रीय और प्राचीन काल। प्राचीन काल में नाटक की क्या भूमिका थी, नाटक का इतिहास क्या था। मध्यकाल में क्या हुआ, लोक नाट्य और परंपराओं जैसे रामलीला, रासलीला, स्वांग और यात्रा जैसे नाटक के स्वरूप में जीवंत रखा। यानी कि मध्यकाल में थोड़ा नाटक कम पड़ा, नाटक का इतना प्रचलन नहीं रहा, जबकि नाटक के माध्यम से उस समय क्या होने लगी, रामलीला होने लगी, रासलीला होने लगी, स्वांग होने लगे, जैसे जयपुर में अपने होता है, यात्रा वगैरह। यानी कि अलग अलग जो अपनी लोक कलाएं, ये वहां पर क्या होने लगी, मध्यकाल में उजागर होने लगी। अब आधुनिक काल में क्या, भारत तेंदु से लगाकर मोहन राकेश के काल तक। यानी कि पहले प्राचीन में जो नाटक थी, नाटक कला, प्राचीन में नाटक कला ये क्या थी, सिरमौर थी। फिर मध्यकाल, मध्यकाल मध्यकाल में क्या हो गई, मध्यकाल में हो गई सामान्य, मध्यकाल में सामान्य। अब वापिस आधुनिक काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में वापस क्या आ गई, सिरमौर आ गई। यानी कि भारत तेंदु से लगाकर मोहन राकेश तक इन्होंने जो अभिनय बहुत ही अच्छी तरीके से किया और इसको एक नई अहम भूमिका दी। तो देखिए, भारत तेंदु युग, भारत तेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। उन्होंने भारत दूरदर्शा, अपन ने पहले बात की कि भारत की जो दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया, और अंधेर नगरी से सामाजिक सुधार का बिगुल बजाया। यानी कि भारत दूरदर्शा से हमारे देश की दूरदर्शा के बारे में बताया, और अंधेर नगरी से किस प्रकार से एक बेकार राजा होता है तो किस प्रकार से उसका पूरा साम्राज्य नष्ट होता है और जनता को किस प्रकार से परेशान होना पड़ता है उसके बारे में बताया। अब दूसरा भाई भारत तेंदु से लगाकर मोहन राकेश तक के काल में पहला भारत तेंदु युग आया, जिसमें भारत तेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक जो नाटक का या हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रसाद युग आया, जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटकों को राष्ट्रीय स्वाभिमान से उबारा। यानी कि इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से प्रेम होता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति रियल लव करता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति फेक लव करता है, किस प्रकार से कोई व्यक्ति वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो उनके चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त इनकी जो भाषा है वो कैसी होती है, भाषा बहुत ज्यादा जटिल होती है, परंतु जो ध्रुव स्वामिनी ये बहुत ज्यादा सरल भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। अगला, प्रसाद उत्तर काल एवं आधुनिक युग। अब आधुनिक प्रसाद का काल, यानी प्रसाद के बाद के बारे में क्या हुआ, तो मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और जगदीश चंद्र माथुर ने आधुनिक मानव के अंतर्द्वंद और टूटन के नाटकों का विषय
बनाया। यानी कि आधुनिक जो मानव है, मोहन राकेश है, धर्मवीर भारती है, जगदीश चंद्र माथुर है साहब, इन्होंने क्या किया कि आधुनिक मनुष्य किस प्रकार से अपनी सामाजिक स्थिति परेशान है, अपने जीवन से परेशान है, अपने दुखों से परेशान है, तो इसके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से बताया नाटक के माध्यम से। तो देखिए इस प्रकार नाटक प्राचीन शास्त्रीय आनंद बोध से यात्रा करता हुआ आज आधुनिक मानव की सामाजिक और मानसिक जटिलताओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। नाटक पढ़ने से लोगों को लगता है वास्तव में मेरी समस्या है। जैसे अपन देखते प्राचीन समय में अपन महाभारत जैसे पढ़ते तो उसके अंदर अपन को चीजें महसूस होती है, अपन देखते हैं कि वास्तव प्राचीन लोगों के भी दुख था, वो भगवान है उनके भी दुख था, तो हमारे होता है, तो जिससे व्यक्ति को एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। प्राचीन काल में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मृच्छकटिकम है, इसके समय से जो हमारा नाटक इतिहास है वो बहुत फला फूला। मध्यकाल में जैसे यात्रा है, स्वांग है, ऐसी चीजें आने लगी, रासलीला, रामलीला, तो मध्यकाल में थोड़ा नाटक का प्रचलन थोड़ा कम रहा, जबकि आधुनिक काल में भारतेंदु युग से लगाकर मोहन राकेश के काल तक बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा, जिसमें मोहन राकेश है, जगदीश चंद्र माथुर है और धर्मवीर भारती साहब है, इन्होंने थोड़ा नाटक को क्या किया, आधुनिक जो मनुष्य की समस्या है उनको उजागर किया है। इसके अलावा ध्रुव स्वामी है, स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये भी नाटक लिखे गए। अगला अगला है ना, इसका ये आपके 3 प्रश्न आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कोई आपको 2 करने 20 अंक के। नाटक के पारंपरिक एवं आधुनिक प्रकार एकांकी, लोक नाट्य, प्रहसन और काव्य नाटक के स्वरूप एवं रचना विधान की विवेचना कीजिए। तो देखिए नाटक साहित्य की विकास यात्रा में विषय वस्तु और प्रस्तुति की दृष्टि से नाटक के विभिन्न रूप विकसित हुए। अब कौन कौन से? पहला एकांकी। एकांकी का मतलब वन एक्ट प्ले, जिसके अंदर जीवन का कोई एक हिस्से के बारे में बताया जाएगा। अपन ने पहले ही बात की, इसमें केवल एक अंक होता है, इसका कथानक संक्षिप्त और एक ही मुख्य घटना पर केंद्रित होता है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है तथा संकलन त्रय का सख्ती से पालन किया जाता है। यानी कि एकांकी का मतलब सिर्फ एक अंक होगा, जीवन के किसी एक हिस्से के बारे में, एक घटना के बारे में बताया जाएगा, इसके अंदर पात्रों की संख्या कम होगी और ये शॉर्ट एंड सटीक होगा। अगला अगला लोक नाट्य। ये किसी क्षेत्र की विशेष जनजाति, संस्कृति, बोलियों, परंपराओं पर आधारित होता है, जैसे ख्याल, नौटंकी, स्वांग। यानी कि लोक नाट्य है ना, ये कोई एक समाज की या एक संस्कृति की एक विशेष जाति द्वारा या एक विशेष समाज के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका अभिनय किया जाएगा, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं नौटंकी है, स्वांग है, इस प्रकार से जो लोक नाटक होते हैं। अगला रचना विधान। इसमें लिखित आलेख के स्थान पर मौखिक परंपरा और आशु कवि शैली चलती है। अब प्रश्न आ जाएगा रचना विधान में कौन सी शैली चलती है, तो इसमें चलती है आशु कवि। कौन सी? आशु कवि शैली। खुले मंच यानी अखाड़ा और लोक संगीत का इसमें मुख्य रचना आधार है। रचना विधान में क्या होता है, मुख्य रूप से जो अपने जो भी चीज होती है उनको क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। इनका लिखित कोई रूप नहीं होता है और इनका वाचन किया जाता है। इसके साथ में इनकी अंदर जो शैली है वो कौन सी है? आशु कवि शैली चलती है। प्रहसन। प्रहसन क्या होता है? प्रहसन हास्य और व्यंग प्रधान नाटक होता है। हास्य और व्यंग यानी कि एक तो थोड़ा मजाक किया और उसके साथ में व्यंग यानी किसी के ऊपर क्या किया जाता है, कटाक्ष किया जाता है। रचना विधान, इसका मुख्य उद्देश्य हास्य उत्पन्न करने के साथ साथ समाज, राजनीति और पाखंड और कुरीतियों पर करारा प्रहार करना होता है। यानी कि अपन पहले किसी की थोड़ी तारीफ करते हैं, आप अच्छे हो, फिर उसके ऊपर अपन उसकी बेइज्जती करते थे, ये यही है। पहले थोड़ा हंसी वाला माहौल होगा, उसके बाद वो चीजें जैसे अपन आता है कि एक नाटक लिखा जाया गया कोई समाज के बारे में, फिर कहता है कि नशा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा, तो अपने मन में आएगा हाँ नहीं करना चाहिए। अंत में लिखा होता है जब सामाजिक कार्यक्रम होता है तो आप समाज से दूर नहीं रहना चाहते हो, इसलिए सबसे पहले आप भी अपने घरों के अंदर नशे का प्रयोग करते हो। तो अपन पहले हंसे कि वास्तव में लोग क्या है, पागल है, और लोग पागल है इसलिए क्या नशे का प्रयोग करते। थोड़ी देर बाद उन्होंने व्यंग किया, वापस अपने ऊपर कटाक्ष किया। क्या किया? कटाक्ष। और उस नाटक के अंदर बताया कि आप क्या करते हो, दूसरों के घर में तो आप कहते नहीं होना चाहिए, जब आप अपने घरों में क्यों यूज करते हो। तो ये चीजें। अगला, इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण परिस्थितियों और व्यंग का प्रयोग होता है, जैसे अंधेर नगरी। अब इसके अंदर एक राजा का किस प्रकार से कुशासन होता है इसके बारे में बताया गया है। तो यानी कि हमारे जो प्रश्न होते हैं इसके अंदर एक तो अपने हास्य होगा, हास्य के साथ में क्या होगा, व्यंग भी साथ में होगा। एक राजा की पहले खूबियां बताई जाएगी या राजा को ऊपर हंसा जाएगा, फिर उसका मजाक बनाया जाएगा, इस प्रकार से। अगला काव्य नाटक क्या है? वर्ड ड्रामा। ये कविता और नाटक का समन्वित रूप है, यानी इसके अंदर कविता भी होगी और कविता के साथ में नाटक भी होगा।
दोनों सम्मिलित रूप होगा। इसमें समाज गद्य के स्थान पर पद्य में होता है। यानी कि अब प्रश्न आ जाए काव्य नाटक। काव्य नाटक में जैसे थ्योरी, पूरा थ्योरी पैसेज के रूप में नहीं लिखा जाएगा, स्टेंजा के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि ऐसे पूरा चैप्टर नहीं होगा, इसके अंदर ऐसे कविता होगी, पद्य, 4 पद 4 पद, इस प्रकार से। इसका रचना विधान गहन दार्शनिकता, पूरा सोच विचार कर, प्रतीकात्मकता, प्रतीक के रूप में, और लयात्मकता यानी कि लय के रूप में आधारित होता है। जैसे धर्मवीर भारती का अंधा युग, यानी धर्मवीर भारती जी ने जो अंधा युग के बारे में बताया, किस प्रकार से जैसे कौरव पांडव है, इन्होंने किस प्रकार से मतलब युद्ध किए थे, उन्होंने कोई चीजें देखी नहीं थी, जैसे अपने या फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गए। तो यानी कि हमारा जो चीजें, हमारा जो ये समाज है, ये पूरा किस प्रकार से अंधा बना हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। जो चीजें अपन को क्या दूरदर्शी सोच के बारे में बताता है, प्रतीकात्मकता यानी कि प्रतीक के रूप में बताती है, और लय के साथ में होती है। कौन सा? काव्य नाटक। आधुनिक मीडिया एवं जनसंचार माध्यमों के नाटकों, रेडियो नाटक, टीवी नाटक और नुक्कड़ नाटक के स्वरूप एवं रचना विधान की तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब कौन से नाटकों में? रेडियो नाटक, टीवी नाटक और नुक्कड़ नाटक। तो देखो 20वीं सदी में तकनीकी विकास और सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से नाटकों के नए स्वरूप विकसित हुए, जो जन जन तक पहुंचे। यानी कि 20वीं सदी में अपने टेक्नोलॉजी अच्छी आई, तो इससे विभिन्न प्रकार के नाटक, पहले जैसे कि सिर्फ सर्वे थे, तो उसके बाद में दृश्य होने लगे, फिर उसके साथ में नुक्कड़ नाटक होने लगे। तो इसके बारे में टेक्नोलॉजी के साथ में चीजें बढ़ने लगी। पहला रेडियो नाटक है, ये पूर्ण एक सर्वे विधा है, जिसमें केवल सुना जा सकता है, चीजों को अपन क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं। दूसरा, रेडियो नाटक रचना विधान, दृश्य की अनुपस्थिति होने के कारण पूरा वातावरण, पात्रों का रूप, रंग और मानसिक स्थितियों का निर्माण ध्वनि प्रभावों, पृष्ठभूमि संगीत और वाचिक अभिनय से किया जाता है। सवाल छोटे और स्पष्ट होते हैं। यानी कि रेडियो में अपन ने पहले ही बात की थी, यानी अपन ने छोटे प्रश्न पढ़े, उस समय बेसिक सारी चीजें नॉर्मली कर दी, पूरी सिलेबस के आधारित, कि रेडियो में सिर्फ क्या होगा, अपन जैसे चीजें सुनेंगे वैसे अपने मन में क्या हो जाएंगे? भाव प्रकट हो जाएंगे। अब आपके मन में आएगा कि ये तो उत्तर 150 से 190 शब्दों तक ही है, हमें 250 शब्दों तक लिखना है, तो आप शॉर्ट क्यों लिखे? अब जब मैं चीजें बोल रहा हूं, तो आप मेरी जो बोली हुई चीजों पर आप ध्यान रखिए, नॉर्मली आप चीज को समझ लो, फिर आप खुद से उत्तर लिखने का कौशल विकसित करो। अगला है टीवी नाटक। पहला रेडियो नाटक, दूसरा टीवी नाटक। ये दृश्य और सर्वे दोनों होता है। इसके अंदर कैमरे की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है, क्लोजअप शॉट्स के सूक्ष्म चेहरे का भाव दर्शाए जाते हैं। इसका रचना विधान पटकथा पर आधारित होता है। इसमें दृश्यों के समापन और प्रकाश की स्वतंत्रता होती है। यानी कि इसके अंदर टीवी के अंदर जो पात्र ज्यादा होते हैं और बहुत लंबे भी होते हैं नाटक। इसके अलावा इसके अंदर दृश्य और श्रव्य दोनों रूप शामिल होते हैं। अगला है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक वो होते हैं जो अचानक लोग ढोलक वगैरह लेके कोई एक चौराहे वगैरह पे कर लेते हैं। तो ये सामाजिक क्रांति और जन जागरण का प्रत्यक्ष माध्यम है, जो चौराहे और बाजारों में खेला जाता है। यानी कि जो किसी चौराहे पे या किसी बाजार में सीधा नाटक किया जाता है, उसे कहते हैं नुक्कड़ नाटक। जैसे कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलना चाहता है, तो ढोलक लेके वहां सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ प्रदर्शन वगैरह करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? नुक्कड़ नाटक कहलाएगा। इसमें किसी सेट या माइक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई माइक वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। ढोलक और ऊंची आवाज में भीड़ आकर्षित की जाती है। इसका कथानक सीधा ज्वलंत और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है। यानी कि इसका जो मुख्य जो मुद्दा होता है वो सामाजिक मुद्दा होता है, और इसमें जो ढोलक और ऊंची आवाज बहुत ज्यादा ऊंची होगी, जिससे वो अपने आप क्राउड है वो क्या हो जाएगी? एक साथ कलेक्ट हो जाएगी। अगला, अब जैसे अपन ने 3 प्रश्नों के बारे में बात की, उन 3 में से आपको कितने करने हैं? 2। एक प्रश्न 10 अंक का, तो ये आपके आ जाएंगे 20 अंक। अब वापिस चौथा, रंग समीक्षा का अर्थ और महत्व स्पष्ट करते हुए एक सफल रंग समीक्षक के प्रमुख गुणों और समीक्षा के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी कि रंग समीक्षा का अपन को महत्व स्पष्ट करना है, और एक प्रभावशाली रंग समीक्षा क्या होती है या समीक्षक क्या होता है उसके बारे में बताना है। रंग समीक्षा, थिएटर क्रिटिज्म, नाटक आलेख और उसके मंचन के कलात्मक, तकनीक एवं संवेदनात्मक पक्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। ये नाटक का रंग कर्मियों और दर्शकों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। रंग समीक्षा यानी कि कोई भी नाटक हो गया, उसके बाद में उसकी समीक्षा करना कितना जरूरी है। क्यों?
तो इसमें यदि कोई किसी चीज में कमी रही है तो अपने आगे वाले नाटक में क्या करेंगे, उसके अंदर सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, पहला, रंग समीक्षा का महत्व दर्शकों के लिए। ये दर्शकों के नाट्य बोध विकसित करती है और अर्थ समझने में मदद करती है। अब देखो, रंग समीक्षा में दर्शकों के ये क्या करेगी, दर्शकों को नाट्य बोध विकसित कराएगी। इससे दर्शकों को कोई भी चीज है वो समझने में क्या होगी, आसानी होगी। अब रंग कर्मियों के लिए ये उनकी खूबियों और कमियों को अवगत कराकर सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब देखो, जब उसके अंदर कहा गया कि इसकी आप आलोचना करो, जब दर्शकों को कहा गया कि इसकी आलोचना करो, तो वो एक एक चीज को क्या करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लगेगा कि कमी है तो उनको बताए। रंगकर्मियों के अंदर आलोचना करना क्यों जरूरी है, कि उनकी खूबियां उनको बताएंगे, उनको अच्छा लगेगा। यदि कमियां है तो वो आगे अगली बार सुधारने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगला, भावी संदर्भ के लिए ये प्रस्तुति का ऐतिहासिक और दस्तावेज बनकर सुरक्षित रहती है। भावी संदर्भ यानी कि ये जो चीज होती है इसको अपन क्या किया जाता है, इसको दस्तावेज को सुरक्षित किया जाता है। समीक्षा के प्रमुख तत्व और समीक्षक के गुण। समीक्षा के प्रमुख तत्वों में आलेख चयन, रंग निर्देशन, अभिनय और रंग स्थापत्य, प्रकाश और ध्वनि प्रभाव शामिल होते। अब उसकी अपन समीक्षा करने के लिए क्या, सबसे पहले इसका आलेख कैसा है, उसके रंग निर्देशन यानी कि जो सजा है, सजावट किस प्रकार की है, अभिनय उन्होंने किस प्रकार से चीजों को अभिनय किया यानी प्रस्तुत किया है, और रंग स्थापत्य और जो उसका कमरे वगैरह सेटअप वगैरह किस प्रकार से, उनकी लाइटिंग किस प्रकार से, और उनकी साउंड यानी ध्वनि किस प्रकार से, ये समीक्षा करने के लिए बेहद जरूरी मुद्दे पॉइंट है। ये कुशल समीक्षक को नाट्य शास्त्र, रंगमंच के इतिहास और तकनीकी की संसाधनों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि कुशल समीक्षक, यदि कोई व्यक्ति समीक्षा करना चाहता है, उसको नाट्य शास्त्र के कौन कौन से गुण है इसके बारे में, उसके रंगमंच के इतिहास के बारे में और उसकी तकनीकी के बारे में क्या होना चाहिए, उसको ज्ञान होना आवश्यक है। जब उसको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं होगा, कि पहले नाटक उसकी ज्यादा पढ़ा हुआ ही नहीं होगा, वो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, तो वो एक अच्छा नाटक संक्षिप्त या फिर अपन कह सकते हैं उसका समीक्षक नहीं बन सकता। उसे निष्पक्ष व संवेदनशील होना चाहिए। यानी कि जो समीक्षा कर रहा है समीक्षक, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए और संवेदनशील रहना चाहिए, जिससे कोई कमी हो या खूबी हो अपने आप स्वतः बाहर निकल आए। अगला है पांचवा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के नाटकों की रंगमंचिता एवं मंच अनुकूलता का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एक प्रसाद जी का और एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक परंपरा के दो सबसे मजबूत स्तंभ है। ठीक है, दोनों ने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नाटकों की रचना की। यानी उनके समाज में अच्छाई थी या बुराइयां थी समाज की, और उस समय हमारे देश की स्थिति परिस्थिति क्या थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जी ने उनके बारे में रचना की, किंतु रंगमंचिता का अंतर देखने को मिलता है। यानी कि उनकी देखो दोनों ही है मजबूत, बात सही है, उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में दोनों ने लिखा, पर उनका जो तरीका है वो अलग अलग है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रंगमंचित, भारतेंदु जी के नाटक जैसे भारत दुर्दशा, भारत की स्थिति, अंधेर नगरी, राजाओं के बारे में पूरी तरह रंगमंच के अनुकूल है। उन्होंने लोक नाटक शैली का सहारा लिया। इनके नाटक के लिए भारी बजट की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें सामान्य मंच पर या खुले स्थान पर आसानी से खेला जा सकता है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जितने भी नाटक है इसके अंदर ज्यादा अपन को कॉस्ट नहीं लगता है, सामान्य आप कम पैसों में इसको नाटक को खेल सकते हो, खुले मंच पर या अपन कोई भी जगह पर खेल सकते हैं। और इनके अंधेर नगरी और इसके साथ में भारत दुर्दशा बहुत ही अच्छे नाटक है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, गुरुस्वामिनी जैसे नाटक लिखे इन्होंने। उन पर यह आरोप लगा कि नाटक पाठ्य अधिक है, इनका कारण अत्यधिक तत्सम भाषा, स्थगत कथन और बदलते दृश्य। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया कि जो तत्सम तद्भव और शब्दावली थोड़ी कठिन रखी, और इनके ऊपर आरोप ये लगा कि इनकी जो भाषा है ये क्या है, थोड़ी कठिन है, पाठ्य सामग्री भी क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि इन्होंने लेंथ थी जो थी वो लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जयशंकर प्रसाद अपने अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी में उन्होंने कमियों को क्या किया, दूर किया। आधुनिक रंग निर्देशनों में यह साबित किया कि सही रंग दृष्टि संपादन के साथ प्रसाद जी के नाटक मंच का अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होते। यानी कि कोई भी यदि व्यक्ति, जयशंकर प्रसाद जी अपने आप में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी के इतिहास में सबसे महान कवि और लेखकों में से एक है, परंतु इनसे भी गलती हुई। तो किसी भी व्यक्ति यदि कोई नाटक लिख रहा है तो नाटक लिखते समय उससे किन का ध्यान रखना है, रंग दृष्टि का ध्यान रखना है, और इसके साथ में जो शब्द सीमा है उसका भी ध्यान रखना है, और पात्रों का भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शब्द सीमा ज्यादा हो जाए या फिर कठिन शब्दावली हो जाए।
इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। अगला अगला है मोहन राकेश के नाटकों की रंगमंचिता दृष्टि से विस्तृत समीक्षा कीजिए तथा आधुनिक हिंदी रंगमंच में उनके योगदान को रेखांकित कीजिए। यानी कि मोहन जो राकेश जी ने किस प्रकार से हिंदी जो साहित्य के अंदर नाटक या हिंदी के अंदर नाटकों को किस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया उसके बारे में बताना है। तो देखिए, मोहन राकेश आधुनिक हिंदी रंगमंच के सबसे महत्वपूर्ण नाटककार है। उनके 3 प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे जो रंगमंच है ये हिंदी के जो सबसे मील का पत्थर साबित होते हैं। आषाढ़ का एक दिन में जो मल्लिका और उनके बारे में बताया जाता है, तुलसीदास जी के बारे में, सॉरी कालिदास जी के बारे में कि किस प्रकार से मल्लिका और वो एक दूसरे से मिलन करते हैं। वो बहुत लंबे समय तक वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक समय बाद वो मिलते हैं। उसके बाद में एक जो उनका आधे अधूरे, इसके अंदर क्या होता है कि एक महिला होती है, वो बेचारी अपना काम वगैरह करती है, घर चलाती है, उसका हस्बैंड होता है वो काम नहीं करता है, इसलिए उस महिला को लगता है कि मेरा हस्बैंड है वो क्या है, आधा है। उसके बाद में वो दूसरे लोगों के साथ में रहना चाहती है, परंतु दूसरे व्यक्ति भी सिर्फ खुद के स्वार्थ के कारण उसको कुछ रखते हैं, कुछ रखना नहीं चाहते। तो इसका मतलब जिंदगी है, इसके अंदर हर व्यक्ति खुद का स्वार्थ चाहता है, इसलिए हर एक व्यक्ति क्या है, आधा अधूरा है, कोई पूर्ण नहीं है। अगला न्यूनतम रंग सामग्री का कुशल प्रयोग। अब इनकी विशेषता क्या है, इन्होंने सबसे कम से कम रंग सामग्री, यानी कि इनके जो नाटकों के अंदर ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं आता है। आषाढ़ का एक दिन का पूरा नाटक एक ही कमरे के ढांचे में खोला जा सकता है, जिसमें खर्च क्या हो जाता है, खर्च कम लगता है और समय भी बचता है। रंग संकेतों का उपयोग, कोष्टक में दिए गए रंग संकेत निर्देशन की सीधी मदद करते हैं। यानी कि इन्होंने कोष्टक में रंग संकेत दिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किस प्रकार से रूम को सजाना है, जिससे जो प्रदर्शन कर रहा है उस व्यक्ति को, अभिनय कर रहा है उसको क्या हो, आसानी हो जाए। तो इनकी सबसे बड़ी है न्यूनतम रंग सामग्री और दूसरा रंग संकेतों का उपयोग। अगली इनकी विशेषता है संवाद योजना। उन्होंने समाज में ठहराव और सन्नाटे का सुंदर प्रयोग किया है। यानी कि बीच बीच में चीजों के बीच में रुक जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है कुछ समय बाद, तो लोगों को लगता है वास्तव में जैसे कि कोई यहाँ से अपने यहाँ से दौड़ के गया, यानी घर से नाराज होकर गया, तो वहां पे सन्नाटा छा जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया जिससे लोगों को एक बहुत ही अच्छा लगे। व्यवहारिक पात्र, उनके पात्र आधुनिक मानव शैली जैसी संवेदना से भरे हुए, यानी कि आधुनिक जो मानव की क्या क्या समस्या है आधुनिक युग में मानव की, वो उन्होंने उस प्रकार के पात्र लिए। ऐसे नहीं कि फालतू का ज्ञान देने वाले नहीं है, वास्तविकता में जो मानव की समस्या है उस पर आधारित है। अगला, उन्होंने नाटक को मंच योग्य बनाया और हिंदी रंगमंच को आधुनिक पहचान दी। किसने? मोहन राकेश जी ने। अगला, हिंदी रंगमंच के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालो और इसके दो मुख्य रूपों शौकिया और व्यवसायिक मंच की तुलना करनी है। अपन ने पहले पढ़ा है इनके बारे में नॉर्मली। हिंदी रंगमंच का इतिहास पारसी थिएटर और भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से शुरू होता है। यानी एक तो पारसी थिएटर के और दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र के, इनके जो प्रयासों से हमारा क्या होता है, हिंदी रंगमंच शुरू होता है। बनारस में नाटक मंडली से आधुनिक रंगमंच की नींव पड़ी। अब आधुनिक रंगमंच की नींव कहाँ से पड़ी? बनारस में एक नाटक मंडली थी, वहां से पड़ी, जिसे बाद में इप्टा और एनएसडी ने समृद्ध किया। तो यानी कि हमारा जो आधुनिक रंगमंच है इसे इप्टा और एनएसडी ने क्या किया, समृद्ध किया। परंतु हमारा जो आधुनिक रंगमंच है इसकी जो नींव है वो कहां से पड़ी? वो बनारस की एक नाटक मंडली से पड़ी। और हमारे इसके लिए प्रयास किसने किए? तो इसके लिए पारसी थिएटर ने और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रयास किए। अगला शौकिया मंच। शौकिया रंगमंच कला प्रेम व्यापारिक अभिव्यक्ति के लिए चलाया जाता है। इसमें कलाकार पेशेवर नहीं होते और ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। उसकी टिकट की दरें बहुत कम या फिर निःशुल्क होते हैं, जिससे समाज सुधार का कार्य किया जाता है। व्यवसायिक होता है जिसके अंदर पैसे बहुत ज्यादा लिए जाते हैं और ये कमाई के लिए की जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन प्रदान करना होता है, इसके साथ में आर्थिक लाभ कमाना होता है, भारी बजट होते हैं, वे सेट और डिजाइन अच्छी तरीके से की जाती है और आधुनिक लाइट और डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है। पारसी थिएटर है ना, ये सारे सारे कैसे व्यवसायिक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इनकम के उनके स्रोत होते हैं। अगला है रंगमंच में अभिनय का अर्थ। अभिनय का क्या अर्थ है और इसके चार। पहला आंगिक, जो अंग से करते हैं, अंग का वाचन यानी अपने शब्दों का बोलना, आहार्य यानी कि मेकअप वगैरह, और सात्विक यानी मन के भावों को व्यक्त करना। तो रंगमंच पर किसी पात्र के स्वरूप, उसकी भावनाओं और विचारों को दर्शकों के सामने जीवंत प्रस्तुत करना ही अभिनय कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति के जो मन के विचार है उनको जीवंत रूप में जैसे चीजें है वैसी वैसी उसको बताना और उसको फील करवाना क्या कहलाता है? अभिनय
कहलाता है। इसके अब 4 प्रकार है। पहला है आंगिक, इससे शरीर के अंगों और मुद्राओं के माध्यम से किया जाने वाला अभिनय, यानी कि शरीर के अंगों के माध्यम से किया जाता है, उसे आंगिक कहते हैं। वाचिक, संवादों का स्पष्ट उच्चारण, वाणी का उतार चढ़ाव और वाचिक अभिनय कहलाता है, यानी अपनी जो वाणी है इसका उतार चढ़ाव करना, अपने शब्दों को व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? वाचिक कहलाता है। आहार में क्या होता है? इसके अंदर वेशभूषा, रूप सज्जा, मेकअप वगैरह इसके बारे में बताया जाता है। अगला सात्विक, सात्विक के अंदर जो व्यक्ति की जो वास्तविक सचमुच में जो मन के भाव क्या है उसके बारे में, उसको रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, ये सारा बताया जाता है या उनका वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक के सफल मंचन में रंग निर्देशन, रंग स्थापत्य और रंग सज्जा का और ध्वनि व्यवस्था का, रूप सज्जा और समन्वय की भूमिका विवेचना कीजिए। यानी कि एक सफल अपन को एक रंगमंच का या नाटक को सफल बनाना है, उसके लिए अपन को क्या चाहिए? रंग स्थापत्य, रंग सज्जा, ध्वनि व्यवस्था सब चाहिए, तो उसके बारे में बताना है। तो देखो, पहला है रंग निर्देशन। निर्देशन पूरी नाट्य प्रस्तुति का कप्तान होता है, जो सभी विभागों में सामंजस्य बिठाता है। निर्देशक, अब देखो रंग निर्देशक क्या होगा? जब निर्देशक होगा जो वो सारी टीमों का क्या होगा? सारी प्रस्तुतियों का कप्तान होगा, वो सभी के अंदर क्या करेगा? एक अच्छे तरीके से सामंजस्य बिठाएगा। जैसे मैं कप्तान हूं तो मेरा कार्य है कि मैं सारी चीजों को क्या करूं? आपके सामने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊं। अगला है रंग स्थापत्य। अब स्थापत्य वो व्यक्ति होगा, वो सारों को अलग अलग अपने अपना काम दे देगा। अब रंग स्थापत्य में क्या होगा? दीवारों की पृष्ठभूमि बनाकर समय और स्थान का ढांचा तय किया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग रूम है, अलग अलग सीढ़ियां, इनके बारे में बताया जाता है। किसमें? रंग स्थापत्य में। और रंग सज्जा में, जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें होती है, मेज है, कुर्सी है, बर्तन है, इनके बारे में बताया जाता है। अगला ध्वनि व्यवस्था। अब ध्वनि व्यवस्था में क्या होता है? पृष्ठभूमि संगीत प्रभाव ध्वनिया और माहौल का गहरा बनाती है, यानी हो आवाज, हो हा, ऐसी आवाज, हंसने वाली आवाज, तो ध्वनि का एक अच्छी तरीके से सामंजस्य बिठाया जाता है। और प्रसाधन और वेशभूषा, सही मेकअप और काल संगत वेशभूषा कलाकार को पात्र में बदल देती है, यानी कि जो उसकी वेशभूषा है वो भी क्या होनी चाहिए? हमारे लिए इस नाटक के लिए अनुकूल या सही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका जो पाठ्यक्रम था, ये सामान्य इसका पेपर आएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा आपके स्किल बेस है, यानी कि कौशल आधारित है, तो आपको मन से ज्यादा लिखना है। हमने इसको नॉर्मली जब अपन ने 10 छोटे प्रश्न पढ़े तो उनके बारे में अपन ने ज्यादा समय समझा, यानी कि 10 प्रश्नों को अपन ने पढ़ने में 30 मिनट लगाए, और बाकी ये जो बड़ी वाली 9 प्रश्न पढ़ने में अपन ने 30 मिनट लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपन ने पूरी सिलेबस को क्या कर लिया था? कवर कर दिया था, और यहाँ पर चीजें पढ़ी थी, वो सारी चीजों को थोड़ा बड़े रूप में यहाँ पर पढ़ा। तो मेनली चीजें वही है, आपको बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से आपको 5th सेमेस्टर की, 6th सेमेस्टर की आगे क्लासें मिलेगी। और आप जानकारी चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। एग्जाम टॉपर के साथ बने रहे। जय मां करणी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।